चलिए दोस्तों, आज वापस से हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कंप्लीट करना चाहते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, रेशियोज कंप्लीट कर लेंगे। और आप सबको पता है कि नया टॉपिक भी शुरू करना है, जल्द से जल्द शुरू करना है। कल संडे है, कल अच्छा दिन है, कल शुरू कर देंगे विदाउट यूट्यूब आज ही कर लेंगे। ठीक है डन। चलिए दोस्तों, पहले जितना काम है वो तो कंप्लीट कर लेते। ऐसी बातें उसने करनी चाहिए जिसका पूरा काम हो चुका है। अपना काम पूरा बचा है अभी तक तो, और वो है मेनली क्वेश्चन डिस्कशन फॉर रेशियो एनालिसिस। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दो, इधर मेरी बातों पे ध्यान दिया करो। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, उस क्वेश्चन में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है क्या? तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं लिया। 7th क्वेश्चन है आपके पास, लड़की भी बेंच पे खड़ी हो सकती है, मान में देखो पीछे। हाँ तुम पीछे मत देखो, तुम्हें बोल रहा हूं मैं, नहीं मैं सिर्फ बता रहा हूं तुमको, लड़की भी बेंच पे खड़ी हो सकती है, तो ध्यान दो। ठीक है, बताओ। मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, इस ट्रेडिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिया, फिनिश गुड्स का नहीं लिया। क्यों? वेरी गुड, रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है दोस्तों, इसलिए ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग का इंपैक्ट आ चुका है उधर। अब बात करते फिर फिनिश गुड्स का क्यों नहीं लिया? फिनिश गुड्स का क्यों नहीं लिया? अरे ये जो है वर्क्स कॉस्ट, ये बैलेंसिंग फिगर लिया आपने। वर्क्स कॉस्ट क्या होता है? सीओजीएस क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का। समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। यहां पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला तो खैर सेम ही था। रिटर्न ऑन एसेट्स, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला फॉर्मूला होता है, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो सिचुएशंस देख के डिसाइड करना पड़ता है कि आपको रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला क्या यूज करना होता है। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट है आपको? हमने सॉल्व कर लिया था अच्छे से, पूरा ईच एंड एवरी एलिमेंट डिस्कस हुआ। चलिए 9th पर आते, फिर 9th क्वेश्चन पर आते दोस्तों। Guys, I am telling you again and again, repeatedly I am telling you, questionnaire discussion is nowhere a extra practice. It's actually part and parcel of your main course. Believe me, जितने लोग क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं ना, वही लोग पास होने वाले। जो लोग सॉल्व कर रहे हो और अटेंड कर रहे हो, वही लोग पास होने वाले। भाई मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि ये लोग जो क्वेश्चनर को एब्सेंट है, ये सोचकर कि मेरा क्वेश्चनर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, यहां बैठकर कुछ समझेगा नहीं, जो लोग ये कर रहे हैं, मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूं, यकीनन वो लोग फेल होने वाले। यकीनन वो लोगों को लगने वाला है एग्जाम ओरिएंटेड बैच। हाँ, कोई चॉइस नहीं, देयर इज नो चॉइस टू हार्ड वर्क। एंड जब मैं बोलता हूं आपको, फर्स्ट डे मैंने आपको क्लास में नोट्स बताते वक्त ही बोला था कि आपका ये बुक सॉल्व किए बगैर आप पास नहीं होने वाले हो। आप नो नोटबुक कॉन्सेप्ट से सिर्फ कॉन्सेप्ट उठा रहे हो। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस या ट्रिमेंडस जो ग्रिप आना चाहिए सिलेबस पर, वो तभी आएगा जब आप क्वेश्चनर सॉल्व करोगे। और ऑनेस्टली बोलो, तुम सब लोग जो लोग ऑनेस्टली सॉल्व कर रहे हैं, बुक में नोटबुक में सॉल्व कर रहे हैं, तुम्हें क्वेश्चनर सॉल्व करने के बाद ही समझेगा कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है। तुम जब अटकोगे, तुम कहीं रुकोगे, तुम्हें कोई पार्ट नहीं समझेगा, कोई पार्ट समझेगा, कोई करेक्ट आएगा, कोई इनकरेक्ट आएगा, उसी वक्त तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वो भी तभी नहीं बढ़ेगा जब आप सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद जब अपन इधर डिस्कस करेंगे और अगली बार आप सॉल्व करोगे तब बढ़ेगा आपका। बट जब अगली बार आप सॉल्व करोगे ना, तो वो जो एब्सेंट है ना आज, उनका पहली बार रहेगा। और पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्या होता है, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि कुछ आता कि नहीं अपने को, सच में जब आप पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब बस
प्रोसेस को बिलीव करो। अभी जस्ट 3 स्टूडेंट्स और आए थे, 585, 550, 500 टू बी मोर प्रिसाइज 499, तीनों को एफएम में एग्जामिशन। उसमें से एक का जिसका 540 का स्कोर था शायद, उसका एफएम का स्कोर जो है वो 81 था। सो भाई ये कुछ नहीं, ये इजीली मिल सकता है, सच बताता हूं मैं आपको, इजीली मिल सकता है। आपको बस वो करना है जो मैंने आपको पहले दिन बोला है, आपका खुद का दिमाग नहीं लगाना है। प्रॉब्लम कहां शुरू होता है? जब अपन खुद अपना दिमाग लगाते, ये मैं करूं या नहीं करूं। सर ने बोला करना है मतलब करना है। द मोमेंट यू अप्लाई योर ओन ब्रेन्स एंड डू समथिंग विच इज जो मैंने तुम्हें बोला नहीं है मगर तुम खुद कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट अटेंड नहीं कर रहे हो। कुछ लोग बोलते सर प्रिपरेशन नहीं हुआ इसलिए टेस्ट नहीं दिया था। मुझे बोलो जो लोग टेस्ट दे रहे हैं उनका कौन सा प्रिपरेशन हुआ है, उनको पूछो। एक्चुअली जो लोग टेस्ट देते हैं उनको पूछो उनका प्रिपरेशन हुआ है क्या। उन्होंने बोले रहेंगे एक ही चीज, क्वेश्चन सॉल्व हुआ है भाई। और बस मैं भी पहले दिन से यही बोल रहा हूं, टेस्ट का प्रिपरेशन मतलब क्या चाहिए? क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। इसलिए मैं आपके हर टेस्ट के पहले क्या करवा रहा हूं? क्वेश्चन डिस्कशन करवा रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो प्लीज जो लोग इसको लाइटली ले रहे हैं, आपके अगर सच में बेस्ट फ्रेंड रहेंगे ना, तो उनके घर पे फोन लगा के बोलो कि ये क्लास मिस कर रहा है, सच में। और अगर आपको लगता है कि ऐसी थोड़ी ना फ्रेंडशिप होती है सर, तो कोई बात नहीं, जिस वक्त आप फाइनल में जाओगे वो इंटर में रहेगा ना, तब आपको बहुत बुरा लगेगा मन में कि पहले से साथ में था, प्रशांत सर ने बोला भी था, काश मैं उस दिन फोन लगा लेता तो मेरा फ्रेंड आज मेरे साथ फाइनल में होता। थोड़ा सोचो और सच में अपने फ्रेंड का भला करो, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द बैलेंस शीट। लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ, टोटल एसेट्स रेशियो 2.5x क्या होता है? 2.5 टाइम्स, बराबर है कि नहीं? एवरेज कलेक्शन पीरियड 18 डेज है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 9 टाइम्स है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर 10% है तो सीओजीएस रेशियो कितना है? 90% हो गया ना दोस्तों, क्योंकि दोनों भी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल ही होता है। उसके बाद एसिड टेस्ट रेशियो 1 है, अज्यूम 360 डेज है इन अ ईयर, तो ऑब्वियसली 360 लेना है। एंड ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट सेल्स। आपको नीचे बैलेंस शीट टाइप एक चीज दी है जिसमें ये आपका टोटल इधर है, ये आपका टोटल इधर है, जिसका टोटल भी दिया नहीं है आपको। आपको लग रहा होगा इसमें कुछ मिसप्रिंट है, कोई मिसप्रिंट नहीं है। नोट्स एंड पेबल्स ऊपर दिया है जो करंट लायबिलिटी का आइटम होता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट नीचे दिया है, फिर कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी शेयर है जिसका अमाउंट दिया है 1 लाख, रिटेन अर्निंग का अमाउंट दिया है 1 लाख सॉरी। तो व्हाट इज 2 लाख गाइस? नेटवर्थ है दोस्तों ये। देन कैश वापस ऊपर दिया, करंट एसेट का आइटम, रिसीवेबल भी ऊपर ही है, इन्वेंट्री भी ऊपर ही है, तो ये तीनों आपके करंट एसेट के आइटम है। और प्लांट एंड इक्विपमेंट ये एक ही आपका फिक्स एसेट्स का आइटम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड टोटल एसेट्स दे रखे। अब आप बोलो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म डेट दिया है तो क्या मिलेगा? नेटवर्थ मिल जाएगा। अच्छा नेटवर्थ दिया है, सॉरी नेटवर्थ दिया है तो लॉन्ग टर्म डेट मिलेगा आपको। कितने का लॉन्ग टर्म डेट आएगा? 1 लाख। लिख दू 1 लाख आपके भरोसे। अब इधर अगर 1 लाख आ गया तो टोटल कितना आया? 4 लाख आ गया। उधर का टोटल अगर 4 लाख है तो इधर भी टोटल 4 लाख ही आना चाहिए दोस्तों। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? एनी डाउट विद रिगार्ड टू दिस पॉइंट? नाउ टोटल एसेट्स पता चल गया आपको, तो इंटू 2.5 करो, आपको सेल्स मिल जाएगा 4 लाख इंटू 2.5, योर सेल्स आर 10 लाख रुपीज माय डियर फ्रेंड्स। एंड अगर 10 लाख का सेल्स पता चल गया तो 10 लाख का 10% आपका 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है, और 9 लाख का सीओजीएस भी पता चल गया आपको। एनी डाउट? देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सीओजीएस यूज करना, आपको इन्वेंट्री मिल जाएगा। आपका इन्वेंट्री का अमाउंट आएगा कितना? 1 लाख। तो लिख दू इधर आपके भरोसे 1 लाख लिख दू, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से निकाला आपने, ठीक है। फिर आगे एसिड टेस्ट रेशियो दिया है, उससे क्या मिलेगा? करंट एसेट मिल जाएंगे पक्का। सीए माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। मुझे एक बात बोलो, ध्यान दो इधर, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू सीए माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सीए माइनस स्टॉक, can we say it is cash plus debtors
यस और नो? क्यों सर? क्योंकि इन्वेंट्री को छोड़ा तो वो 2 ही आइटम बचे ना भाई, देख लो देख लो देख लो, है ना? तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस कैन वी से, इसको हटाओ और डायरेक्टली लिख दो कैश प्लस रिसीवेबल्स, ऑल ऑफ यू। अब करंट लायबिलिटी पता है क्या आपको? यस और नो? करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम है, नोट्स एंड पेएबल्स, 1 लाख। और आपको आपका लिक्विड रेशियो भी पता है, कितना है? 1:1। तो कैन वी से कैश प्लस रिसीवेबल इज 1 लाख, कैश प्लस रिसीवेबल इज 1 लाख, एवरीवन? ठीक है, अब रिसीवेबल्स कैसे निकलेंगे? आपका 18 डेज का कलेक्शन पीरियड है, सेल्स कितने? लोग ऐसी 10 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 18, डेटर्स कितना है? 50,000, कैश कितना आएगा? 50,000। माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया आपका 50-50। प्लांट एंड मशीनरी को बैलेंसिंग फिगर रख दो, 2 लाख, 2 ना, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, इजी, समझ में आ रही है बातें? कोई दिक्कत? ग्रेट। तो कोई बात नहीं, इसमें से एक आधा 2 कॉन्सेप्ट अगर आपको घर पे क्लिक नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि हमने लिक्विड रेशियो को सर कभी ऐसा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, अब समझ लिया। इसके आगे फ्यूचर में कभी यूज करना पड़ा तो एटलीस्ट ये टेक्निक आपको पता है। वैसे इतना मैकेनिकल मत सोचो कि जैसे हम यूज करते वैसे ही अगले क्वेश्चन में भी यूज करते। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक मतलब क्या? स्टॉक को छोड़ा तो बाकी सब करंट एसेट के आइटम। तो तुम्हारे बैलेंस शीट में यहां पर सभी करंट एसेट के आइटम दिए थे, स्टॉक को छोड़ा तो कितने आइटम थे? 2 ही थे ना। तो इतना तो सोचना पड़ेगा ना दोस्तों आपको। ये सब आपके अकाउंटिंग बेस है, मालूम है क्या? ये जो हम रेशियो करते हैं आपके अकाउंटिंग बेस है। अकाउंटिंग बेस जितने स्ट्रांग रहेंगे रेशियो और आसान जाता है उतना आपको। लास्ट बेंच 10th क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ Lakshmi Private Limited, books of accounts of Lakshmi Private Limited for the year ended 31st March 2023। नेट वर्किंग कैपिटल दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, करंट एसेट्स दिया है, क्विक रेशियो दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर समराइज बैलेंस शीट assuming that there are no long term debt। I am going to skip this question। 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसे अपन ने रेगुलर नोट्स में, 3 से 4। आप मुझे सिर्फ ओरली बता दो किसके बाद क्या करने वाले हो। पहले करंट रेशियो यूज करो एंड वर्किंग कैपिटल यूज करो, क्या मिलेगा? करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज। फिर यूज करो लिक्विड रेशियो, उससे स्टॉक मिलेगा आपको। फिर आप फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो यूज करो, प्रोप्राइटरी रेशियो, तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा आपका फिक्स एसेट्स का अमाउंट। उसका लॉजिक याद है ना? FA प्लस CA माइनस CL माइनस LTL इज योर प्रोप्राइटरी फंड। बस उस प्रोप्राइटरी फंड को वैसे रिप्लेस करो, फिक्स एसेट्स का आंसर आएगा। फिर उसके बाद आपके जो प्रोप्राइटरी रेशियो का अमाउंट, प्रोप्राइटरी फंड का अमाउंट है वो निकालो, FA प्लस WC कर FA आने के बाद क्या करोगे? FA प्लस WC वर्किंग कैपिटल अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? प्रोप्राइटरी फंड मिलेगा। और एक बार प्रोप्राइटरी फंड आया तो उसमें से रिजर्व्स माइनस करो, बचा हुआ शेयर कैपिटल रहेगा। कितनी बार सॉल्व किया है क्लास में? क्लिक हो रहा है कि नहीं? एंड देन दोस्तों फाइनली रिजर्व एंड सरप्लस यूज करके शेयर कैपिटल भी आ गया। करंट लायबिलिटीज जो आई थी उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करो, बचा हुआ बन जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज। डन। 11th क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर आपको फिर से करंट रेशियो दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट दिया है। क्या मिलेगा? करंट एसेट मिल गया, करंट लायबिलिटीज मिल गया। समझा कि नहीं? देन लिक्विड रेशियो है क्या? लिक्विड रेशियो है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। आप टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो है, टोटल एसेट्स है क्या? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स विल गिव यू टोटल एसेट्स। करंट एसेट्स रेडी अपने पास और फिक्स एसेट्स नीचे दिया है।
क्या मिलेगा? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो कैनवी से आपको टोटल एसेट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, टोटल एसेट्स मिलने के बाद एसेट्स टर्नओवर रेशियो यूज करो, सेल्स मिल जाएगा। आर यू विथ मी? सेल्स का अमाउंट कितना आया? 1,05,00,000। ऑल ऑफ यू, ये आपका सेल्स आएगा। अब इसमें से 20% माइनस करो तो सीओजीएस आएगा 84 लाख का। उस सीओजीएस को आप यूज करो आपके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, आपका एवरेज स्टॉक आएगा 12 लाख। एवरेज स्टॉक कितना आएगा? 12 लाख आएगा सर। कैसे आएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से आएगा, 6th नंबर के रेशियो से। एनी डाउट? और एक बार एवरेज स्टॉक आ गया तो देखो ओपनिंग स्टॉक 11th नंबर में दिया है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा आपको कितना? 12,60,000 माय डियर फ्रेंड्स। ये बातें तभी समझेगी जब घर पे ये सॉल्व किया है। फ्लो बता रहा हूं ना मैं तो ना आंसर बता रहा हूं, आप जो आंसर बोल रहे हो वही लिख रहा हूं मैं तो। ठीक है, अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी आ चुका है, आप क्या करेंगे? क्विक रेशियो निकालने बोला है आपको। करंट एसेट्स आपके पास रेडी था, उसमें से स्टॉक माइनस करो 12,60,000 का, ये बन गया न्यूमरेटर। करंट लायबिलिटी रेडी था, ये बन गया डिनोमिनेटर। और आपका क्विक रेशियो कितना आता है? 1.1 टाइम्स। पक्का? 1.1 टाइम्स। वेरी गुड। फिर आपने फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकाला क्या? यस, वो तो दोनों अमाउंट रेडी थे अपने पास। सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स कितना आया? 3.5 टाइम्स। ग्रेट। प्रोप्राइटरी रेशियो निकाला क्या? कैसे निकाला? प्रोप्राइटर्स फंड रेडी था अपने पास। कहां रेडी था सर? ये देखना, तेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल रेडी था 10 ईच, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेडी था 10 ईच। रिजर्व एंड सरप्लस है क्या? नहीं। तो कैन वी से ये हमारा प्रोप्राइटर का फंड है, एंड प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो अपने पास टोटल एसेट्स भी रेडी है, एफए प्लस सीए कर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मेरा तीसरा रेशियो कितना आता है? थर्ड रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो 0.5 टाइम्स। कैसे आया? 26,10,000 डिवाइडेड बाय 52,50,000। What is 52,50,000? Total assets. What is 26,10,000? Proprietors fund. कैसे सर proprietors fund आया? 18 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है और 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स है ना। प्रेफरेंस शेयर्स कितने के? 6 लाख के। 18 लाख प्लस 6 लाख कितना होता है? 24 लाख। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। इक्वेशन लेके सॉल्व करना पड़ता है, मतलब ये रिजर्व एंड सरप्लस है बट दिया नहीं है। ठीक है, तो ये दो अमाउंट लेके सॉल्व नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा मन में? क्या डेट इक्विटी रेशियो यूज करना पड़ेगा 1:1.5। भगवान के लिए इनका आंसर मत देखो, आप पागल हो जाओगे इस पार्ट के हद तक। आप खुद पे भरोसा रखो, खुद सॉल्व करो। ठीक है, अब मुझे बोलो डेट equity ratio is 1:1.5, meaning what? If I assume debt as x, equity will become 1.5x. अच्छा, debt plus equity क्या होता है? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है 2.5x। क्या बोला समझा? डेट क्या है? 1x। इक्विटी कितना बना? 1.5x। डेट प्लस इक्विटी कितना बना? 2.5x बना। ऑल ऑफ यू। तो अब मेरे पास अगर डेट का अमाउंट रेडी है क्या? नहीं है। इक्विटी का अमाउंट रेडी है क्या? वो भी रेडी नहीं है मेरे पास। रिजर्व्स नहीं है ना, रिजर्व्स नहीं है मेरे पास। आपको सुनिए, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला का लॉजिक याद है क्या? प्रोप्राइटरी फंड क्या करते थे अपन लोग? अरे ये वाला पॉइंट नहीं आया इसलिए तो मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा, रो क्यों रहे हो? सॉल्व करेंगे ना, डोंट वरी।
टेंशन मत लो, मैंने तो ना छोड़ा है उसको, मैंने तो ना बोला तुम कर लो, साथ में करेंगे बेटा, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूं मैं, आपको पढ़ा रहा हूं। ये देखिए डेट अपॉन इक्विटी इज 1x अपॉन 1.5x बराबर क्या? यू रिमेंबर द लॉजिक ऑफ बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में FA प्लस CA माइनस CL माइनस LTL करते थे, नेटवर्थ आता था। अच्छा LTL क्या होता है? लॉन्ग फॉर्म नहीं पूछा मैंने, डेट है वो। LTL क्या होता है? डेट है ये। एंड ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? ये वाला पार्ट क्या होता है? नेटवर्थ मतलब क्या? इक्विटी ना। नेटवर्थ मतलब क्या होता है? इक्विटी। इक्विटी में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। सिलेबस में सिर्फ एक जगह इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेते हैं, वो है ROE। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 2 से बोल रहा हूं, याद आया? तो फिर आप बोलिए, ये अगर आपका डेट x है तो ये 1.5x है, तो कैन वी से फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वाला पार्ट करेंगे तो 2.5x आएगा। क्या समझे? तो इससे सॉल्व कर सकते क्या आप? क्या आपके पास FA रेडी है? कितना है? 30 लाख। फिक्स एसेट्स कितना है? 30 लाख। करंट एसेट्स कितना है? 22,50,000 आपका करंट एसेट्स है। करंट लायबिलिटी कितना है? कितना? 9 लाख है। मुझे बोलो ये अमाउंट जो मैंने अभी अभी लिखे है, ये तुमने जो बोले है, ये तो सबके आए रहेंगे, सबके अमाउंट आए रहेंगे। तो कैसे लो 30 लाख प्लस 22.5 लाख माइनस 9 लाख करो, तो कैन वी से 1x वाला डेट प्लस 1.5x वाला इक्विटी इज इक्वल टू 30 लाख प्लस 22.5 लाख माइनस 9 लाख। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये समझा क्या? अरे यही तो चीज अपन ने कम से कम 3-4 बार यूज किया है प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, डेट की वैल्यू मुझे नहीं पता इसलिए उसको x बोल रहा हूं, और अगर डेट की वैल्यू x है तो इक्विटी की वैल्यू 1.5x है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो 1x प्लस 1.5x इज डेट प्लस इक्विटी का टोटल। आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? तो बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आएगी? 17,40,000। तो 1.5x कितना आएगा? 26,10,000। कहने से ये डेट था एंड कहने से ये इक्विटी था। अब तुम सोचो हमने कितने आसानी से निकाला और वो लोगों ने क्या किया। उनके सॉल्यूशन को अगर आप देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। ये बेस्ट इजी, सबको समझा? हाँ कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, वही किया ना। टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज को मैं रिलेट इसलिए कर रहा था बिकॉज आपको वो प्रोप्राइटरी फंड वाला फंडा पता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। टोटल एसेट्स ही तो यूज किए मैंने। लिखते वक्त सिर्फ लॉन्ग कट मतलब क्या, ये दो इंडिविजुअली दिखा रहे हो आपको बस, और क्या है। ये फिगर और ये फिगर है कि ये आपको तो पता ही है वैसे भी, तो अब बस वही फिगर को इधर यूज करने के डायरेक्टली यूज करने से अच्छा मैं आपको बता रहा था कि कैसे आ रहा है वो। डन। तो कैन वी से हमारा डेट और इक्विटी दोनों आ गया। तो आप बताओ आपका प्रोप्राइटरी रेशियो आ जाएगा क्या? प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे आएगा? प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स 52,50,000 के थे और प्रोप्राइटरी फंड जो थे वो कितने के थे? 26,10,000 थे। डेट प्लस इक्विटी मत बोलो, ओनली इक्विटी लो। प्रोप्राइटरी फंड मतलब क्या होता है? सिर्फ इक्विटी। डेट तो ना आता है प्रोप्राइटरी फंड में, कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है बेटा डेट। तो समझे कि नहीं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर।
जाओ, अपने नोट, अपने टेक्स्ट बुक, अपने लिखा था ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, रेशियो में लिखा के दिया मैंने आपको, नहीं लिखाया? नहीं वही मैं लगा था, नहीं लिखाया, लगा मेरे को। लिखा एक्स्ट्रा पेज पर, पेज नंबर 143 पर, 143 मिला क्या आपको? और वहां पर हमने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, और वहां आपको मैंने हर चीज बताई है। उसमें जाके देखो कि प्रोप्राइटरी फंड में क्या आता है, लॉन्ग टर्म डेट नहीं आते, मगर नीचे वाले पॉइंट में उसके बिल्कुल आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड में आते हैं। आर यू जिपिंग? चलिए, तो प्रोप्राइटरी रेशियो हमारा आ गया 0.5। एंड लास्टली अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हो क्या आप? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए मुझे एक इस्तेमाल करना पड़ेगा रेशियो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स वाला। सर यहीं पर बहुत कंफ्यूज होता है सर, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स कभी कभी सर ईबीआईटी लेते, कभी कभी पैट लेते। एग्जैक्टली मैं बोल रहा था, सिचुएशनल रेशियो होता है। अब मुझे कहां पहुंचना है? ईपीएस। मैंने क्या ये इस्तेमाल करना चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ईपीएस पर पहुंचना है ना मुझे, तो मैंने क्या यूज करना चाहिए इसको? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। तो मेरा टोटल एसेट्स कितना है? 52,50,000 है। लो कैलसी, 52,50,000 का 15% निकालो, 7,87,500। ये मेरा पैट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए। सुनते क्या 2 मिनट? मैंने क्या बोला? पैट होना चाहिए बोला। प्रेफरेंस डिविडेंड का क्या संबंध? रुको ना, अब मैं बोल रहा हूं रिटर्न ऑन एसेट्स इज इक्वल टू आपका पैट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100 होना चाहिए। टोटल एसेट्स कितने के? 52,50,000 के। रेशियो कितना है? 15% है। इससे मुझे क्या मिलेगा? पैट मिलेगा। बराबर कितना है पैट? 787,500 आया। मुझे निकालना ईपीएस है। क्या मैं इसे एनआई बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं। तो इसमें से अब लेस करूंगा मैं, तो यहां पर बोलूंगा देयर फॉर ईपीएस इज इक्वल टू दिस पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। दिस पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख देता हूं मैं, दिस पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऑल ऑफ यू। तो इससे मेरा आंसर ईपीएस का आ जाएगा कितना? 4 पॉइंट, चले क्या आगे? 4.075 रुपीज है ना वो अर्निंग पर शेयर। ये टाइम्स में होता है, ये भी टाइम्स में होता है, ये भी टाइम्स में होता है। मजा आया? समझ में आया? 12th वन। अभी जो टेक्निक मैंने आपको डेट टू इक्विटी वाला यूज करके बताया, ये वाला, इस क्वेश्चन का ये टेक्निक लिखा क्या आपने? लिखा सबने? यस। ट्वेल्थ क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द फिगर्स रिलेटिंग टू द ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ दिस एम लिमिटेड कंपनी। आपके पास है टोटल एसेट्स, उसका 50% आपका डेट है, ऑब्वियसली बचा हुआ 50% आपका इक्विटी रहेगा। कॉमन सेंस। देन दे आर सेइंग इंटरेस्ट रेट 50% पर ईयर, तो कैन वी से 5 लाख पे 10%, 50,000 का इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट का 10 टाइम्स आपका क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है, तो कैन वी से 5 लाख। अरे एवरीवन, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो आपके 1 लाख के है, और बोला है गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट अ मार्जिन ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कितना आया? 5 लाख। 5 लाख का 50% कितना होता है? 2.5 लाख। हाँ, मैं सिर्फ प्रॉफिट निकाला अभी तक, आप गुड्स सोल्ड निकाल रहे हो,
तो इसमें प्लस 5 लाख अगर मैं कर दूंगा तो आपका सेल्स वैल्यू आ जाएगा। अभी मेरा ये प्रॉफिट है, बराबर है कि नहीं, ये मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है, ये मेरा सेल्स है। ऑल ऑफ यू आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो उसका इनटू 150%, सेल्स इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट इनटू 150%। ऑल ऑफ यू समझता कि नहीं मैथ्स इतना? 50% मार्जिन पे बेचा मतलब क्या किया, 150% पे बेचा। टैक्स रेट इज 30%, तो टैक्स का रेट 30% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब वापस से नेट प्रॉफिट आ गया, मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, लास्ट अवेलेबल प्रॉफिट लेने का बोला मैंने आपको, लास्ट अवेलेबल प्रॉफिट। टैक्स दिया है, इसका मतलब आपका लास्ट अवेलेबल प्रॉफिट क्या रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा। समझ पा रहे हो आप? देन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये देखो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब ये कौन सा मार्जिन है भाई, ये ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स वाला है। ये कौन सा है, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स वाला है, डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 है। और ऊपर वाला कौन सा था, लास्ट अवेलेबल प्रॉफिट मतलब पैट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। एवरीबॉडी रिटर्न ऑन एसेट्स, आपके पास दोनों चॉइसेस है इधर। आप रिटर्न ऑन एसेट्स के लिए ले सकते हो पैट, या तो आप ले सकते हो आपका ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के एंगल से सोचा तो ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स होना चाहिए, बट ओवरऑल के एंगल से सोचा तो आप बोलोगे चलो भाई नेट प्रॉफिट ही ले लो। ठीक है, तो दोनों भी, इससे जब भी कंफ्यूजन रहेगा आप और करके दूसरा भी सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखने का, अल्टरनेटिवली। ठीक है, और रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, इसके लिए तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, एनआई अपॉन इक्विटी इंटू 100। ऑल ऑफ यू, और इस चीज के लिए आपके पास 50% इक्विटी है ना, टोटल एसेट्स का 50% इक्विटी है। अब आप बोलो इस इंफॉर्मेशन के साथ मुझे क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहले 10 लाख का 50% निकाल लो, 5 लाख का डेट और बचा 5 लाख का इक्विटी। एनी डाउट? फिर उसके बाद आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट मिल गया है 5 लाख, उसका 150% सेल्स मिल गया है 7.5 लाख। और क्या चाहिए आपको? आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दे रखा है ना 1 लाख का, तो एक काम करते लो कैलसी, सेल्स ले लो 7,50,000, माइनस करो डायरेक्ट कॉस्ट 5 लाख का, और माइनस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख के, क्या आया, ईबीआईटी आ गया ये, और इसमें से माइनस करो 50,000 इंटरेस्ट, अब आ गया ईबीटी। कितना आया, 1 लाख। इस पे 30% भर दो, 70,000 आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आता है, 70,000। तो कैन वी से नीचे के हर आइटम आ सकते हैं? कोई डाउट है किसी को? अच्छा, रिटर्न ऑन एसेट्स के लिए क्या करेंगे सर, दोनों चीजें कर लो। आप प्रॉफिट ले लो, आपका प्रॉफिट कितना आया था, 70 तो आफ्टर टैक्स आया था रे। रिटर्न ऑन एसेट्स के लिए आपके प्रॉफिट कितना आया था, ईबीआईटी, ईबीआईटी कैलसी लो, कैलसी लो, कैलसी लो, मैं बोलता हूं आपको ईबीआईटी निकालना है आपको और उसको आफ्टर टैक्स करना है। ईबीआईटी के लिए आप क्या करोगे, 7,50,000 माइनस 5 लाख माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, ये आया आपका ईबीआईटी। इस पे इंटू 1 माइनस टैक्स करना है, इसलिए डायरेक्टली 0.7 से मल्टीप्लाई करो इसको। 1,05,000 ये आपका आ गया ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स। मतलब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं इधर, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मेरे कितने के, टोटल एसेट्स मेरे 10 लाख के, क्वेश्चन में छपा हुआ है वो तो, और इंटू 100 करेंगे, कितना आता है 10.5। एवरीवन, तुम कहां लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गए? तो ये आपका रिटर्न ऑन एसेट्स आ गया। आप इसमें बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स दोनों कर सकते हो, बट याद रखिए जनरली अगर आपको वो लोग रिटर्न ऑन एसेट्स निकालने बोल रहे हैं और टैक्सेशन दिया है
तो आफ्टर टैक्स। अब देखो सिलेबस में काफी जगह ना दोस्तों कॉमन सेंस इज सुप्रीम। अब ध्यान से सुना, आपने क्या बोला, सर ने बोला टैक्स दिया है, सर ने बोला जहां पर भी टैक्स दिया है तो ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स। अब ये मैं याद रखूंगा। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में जाता, वो कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको टैक्स दिया रहता क्वेश्चन में, और एक्सपेंशन का अमाउंट दिया रहता है, और एग्जिस्टिंग कैपिटल दिया रहता है। तुम निकालते ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स। कैसे पॉसिबल है? आप याद है आप उधर क्या करते थे, एग्जिस्टिंग फंड्स प्लस न्यू फंड्स जो भी आ रहा है उसको रेट से मल्टीप्लाई करके ईबीआईटी आता था। मगर सर ने तो बोला था जब जब टैक्स दिया तो आफ्टर टैक्स लेने का। अरे इधर कैसे लेगा तू, तुझे 3 प्लान दिए हैं, हर एक प्लान का अलग अलग टैक्स आने वाला है, समझा कि नहीं? तो हर जगह ऐसा नहीं, गोल्डन रूल नहीं बना देने का कि ये बोला मतलब ऐसे ही करने का है। आप देखना चाहिए कि आपको 3 प्लान में अगर ईपीएस निकालना है या 3 प्लान में आपको एमपीएस तक पहुंचना है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, बिफोर टैक्स ईबीआईटी निकालना पड़ेगा। हर प्लान का अपना अपना इंटरेस्ट अलग रहेगा, हर प्लान का ईबीटी अलग आएगा, हर प्लान का आने वाला टैक्स अमाउंट अलग आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स अलग आएगा। कुछ कुछ प्लान में तो प्रेफरेंस डिविडेंड होते हैं, वो लेस कर आपका एनआई आएगा हर प्लान का। नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग वाले अलग होते हैं, प्रपोज वाले अलग होते हैं, उसको डिवाइड करके ईपीएस आता है हर प्लान का। ये आपका रूल नंबर 2 था, याद होगा तो। और अगर पीई रेशियो दिया है तो हर प्लान में पीई रेशियो अलग भी हो सकता है, उसको मल्टीप्लाई करके हर प्लान का एमपीएस अलग आ सकता है। रूल नंबर 1 था ये, समझे क्या? तो जो मैंने अभी बोला वो आप रेशियो के लिए फिक्स पकड़ लो। क्या रूल बना मैंने आपको रेशियो के लिए, जब जब टैक्स दिया रहेगा तो डोंट टेक ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट्स, टेक ईबीआईटी इनटू 1 माइनस टैक्स। करेक्ट? नाउ अनदर कॉमन सेंस, आपको टैक्स रेट नहीं दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स बोलकर डायरेक्टली टैक्स का अमाउंट दिया, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, ईबीआईटी लेना पड़ेगा और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बिफोर टैक्स। समझे? क्योंकि आपको टैक्स का रेट नहीं दिया था, अमाउंट दिया था, वो भी किस चीज का, प्रोविजन फॉर टैक्स का। देन 13th क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। From the following informations and ratios, prepare the balance sheet as on 31st March 2023 and income statement for the year ended on that date for Messrs. Ganguly and Company. आपके पास एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया है, एसिड टेस्ट रेशियो दिया है, पीबीआईटी टू पीबीटी, इसको कहीं देखा है क्या होता है ये? हाँ, ऑपरेटिंग है ये, एग्जैक्टली डीएफएल है ये, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज है ये डीएफएल। एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया आपको 30 डेज का, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है, क्या बोल रहे हैं आगे, यूज सेल्स एज टर्नओवर, मतलब फॉर्मूला बोलो, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। देन फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया है, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट दिया है। 2 चीजों को टिक किया मैंने, क्या मिलेगा, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। कितना है सीएसीएल, सीए 15 लाख, सीएल 5 लाख, ठीक है। एसिड टेस्ट रेशियो दिया है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना मिलेगा, कितना, 10, पक्का, ओके, 10 लाख का आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। फिर समझ में आया यहां तक, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? फिर आपको उन्होंने बोला है नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। कैन वी से ऑपरेटिंग में कभी भी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही होता है, बोलने की जरूरत है कि भाई क्यों सर, क्या हुआ सर, अरे फाइनेंशियल एक्सपेंस है इंटरेस्ट, बराबर है कि नहीं। देन लॉन्ग टर्म लोन पर का इंटरेस्ट रेट है, वो इंटरेस्ट का रेट है वो, और टैक्स रेट नील बोला है। बोलो क्या करेंगे अभी, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ चुका था, कैन वी अज्यूम ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग एंड यूज दैट इन स्टॉक टर्नओवर रेशियो टू फाइंड द सेल्स। क्या बोला, समझा? तो सेल्स कितना आएगा, 50, ठीक है। सेल्स आ गया तो कैन वी से नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट दोनों आ गया, 50 लाख का 10%,
5 लाख, 50 लाख का 40%, 20 lakhs एवरीबडी। देन आपका डेटर्स आ जाएगा। क्यों आएगा सर? 30 डेज का कलेक्शन दिया दोस्तों। लीजिए कैलसी 50 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 30, 4 लाख 667, ये आपका डेटर्स आ गया ऑल ऑफ यू। अब मेरे पास करंट एसेट्स रेडी है, स्टॉक रेडी है, डेटर्स रेडी है। बैलेंसिंग फिगर जनरली क्या लेते हैं अपन करंट एसेट्स का? कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया, कैश बैंक बैलेंस भी। कहने से करंट एसेट्स के सब आइटम्स आ गए। ठीक है, करंट लायबिलिटी भी अपने पास रेडी था। इन्होंने बोला क्या अपने को बनाने के लिए? इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज बैलेंस शीट बोला क्या? बैलेंस शीट भी बोला है और इनकम स्टेटमेंट भी बोला है। इनकम स्टेटमेंट कहां से शुरू करोगे? ट्रेडिंग या पीएनएल से? ट्रेडिंग या पीएनएल से? क्यों क्यों ट्रेडिंग? अरे जीपी है ना मेरे पास, जीपी, तो ट्रेडिंग में क्यों ले जा रहे हो मेरे को? मैं पीएनएल से भी शुरू कर सकता हूं ना, शायद समझा कि नहीं? मैं पीएनएल से भी शुरू कर सकता हूं, मुझे सेल्स से शुरू करने की जरूरत नहीं है, बट उसके लिए मुझे अप्रोप्रिएट उतने पूरे आइटम्स दिए रहने चाहिए पीएनएल के। पता चला 2 लाइन का मेरा पीएनएल स्टेटमेंट बनेगा। तो अगर ज्यादा आइटम्स नहीं दिए रहेंगे तो आपको क्या करना है? ट्रेडिंग पीएनएल दोनों ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे आपको इंटरेस्ट दिया रहेगा, डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, अदर एक्सपेंस दिए रहेंगे तो कोई बात नहीं, आप पीएनएल ड्रॉ करो। बट अगर आपको ज्यादा आइटम्स नहीं दिए रहेंगे तो आप ट्रेडिंग पीएनएल दोनों साथ में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट दोनों टाइप का हो सकता है, टी फॉर्मेट भी हो सकता है या फिर आपका ये भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब बोलिए आप, आपके पास सेल्स भी निकल चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल चुका है, आपके पास नेट प्रॉफिट भी रेडी है ना, और टैक्सेशन नहीं है ना, तो फिर नेट प्रॉफिट कौन सा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और एक रेशियो दिया है आपको, पीईबीआईटी अपॉन ईबीटी दिया हुआ है। आपके पास ऑलरेडी ईबीटी आ चुका है तो ईबीआईटी भी आ जाएगा। मैं क्या बोला, समझा क्या? आपके पास डीएफएल रेडी है, देखो ये वाला क्या रेशियो है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आया? 5 लाख। कहने से ये नेट प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को इंटू 2.2 करो, 11 लाख मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। मतलब ही मेरा इंटरेस्ट कितने का है? 6 लाख का है। 6 लाख के इंटरेस्ट को अगर मैं डिवाइड बाय 6 लाख के इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 12% करूं तो 50 लाख का क्या आया? डेट आ गया। अरे समझ पा रहे हो क्या आप? इजी है क्या? ये रास्ते मिलते हैं क्या बराबर? ठीक है, सब नहीं रहेगा तो हेड डाउन करो, क्लास के पहले बोला करो आप भी, तभी ठीक है क्या आपका? चलिए, तो 13th क्वेश्चन डन। 13th क्वेश्चन में आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना था। आपके पास सेल से शुरुआत करेंगे अगर, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेडी था, बैलेंसिंग फिगर विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोला, ध्यान दो इधर। सेल से शुरुआत कर रहा हूं, मालूम नहीं सीओजीएस क्या है, बट ग्रॉस प्रॉफिट रेडी है, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी सीओजीएस। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करो, और कोई खर्चा रहेगा तो माइनस करना पड़ेगा एज बैलेंसिंग फिगर, और नेट प्रॉफिट पे आना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट उससे पहले मिल सकता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सही है कि नहीं? तो 2 मिनट के लिए विजुअलाइज करो या फिर लिखते जाओ कैलसी पे, मैं जो बोलता हूं। कैलसी पर सेल्स लो, सेल्स कितने का है? 50 लाख। उसमें से जीपी माइनस करो, 20 लाख। कितना आया? 30 लाख। क्या है ये? सीओजीएस। अब वापस से कैलसी पे ग्रॉस प्रॉफिट पर आओ। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 20 लाख। 20 लाख ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो नहीं मालूम अपने को, नहीं मालूम ना? नहीं मालूम, अरे अपरेंटली मालूम नहीं है ना। ठीक है, आपको ईबीआईटी पता है क्या? अगर मैं डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट में से ईबीआईटी माइनस करूं तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट में से ईबीआईटी माइनस करो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली आ जाएगा। कितना है आपका ईबीआईटी? 11 लाख माइनस करो, उसमें से 9 लाख का क्या आया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आया। अब ईबीआईटी वापस लो कैलसी पे, कितना था ईबीआईटी?
11 लाख का ईबीटी था, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करो 6 लाख का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 5 लाख। एवरीवन, ये आपका इनकम स्टेटमेंट आ गया। क्या बोला, समझा? अब बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में आपके पास क्या क्या रेडी है? लॉन्ग टर्म लोन रेडी हो गया, डेट कितने का? 50 लाख। इक्विटी कितने का है? बैलेंसिंग फिगर लेना पड़ेगा, ठीक है। नीचे क्या आता है? डेट के नीचे क्या रहता है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी रेडी है क्या? 5 लाख। क्या ऐसी लो, आपके एसेट साइड को रेडी करते पहले, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर में आपने को इक्विटी रखना है, तो एसेट साइड को रेडी करते पहले। एसेट साइड में फिक्स एसेट्स कितने के? 62 लाख 50। मैंने आपके साथ नहीं निकाला, इधर नहीं निकाला अभी तक। 0.8 का रेशियो यूज करना है, और फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो से फिक्स एसेट्स आएगा। आपका टर्नओवर कितना लोगे? 50 लाख। लो कैसी? 50 लाख डिवाइडेड बाय 0.8, फिक्स एसेट्स कम्स टू 62 लाख 50,000। इसमें ऐड करो करंट एसेट्स। आपके करंट एसेट्स कितने के? 15 लाख। 6 मैं इधर बना रहा हूं आपके लिए। फिक्स एसेट्स कितना बोला? 62 है क्या? 62 लाख 50। करंट एसेट्स कितने के? 15 लाख। टोटल इज करेक्ट 77 है, ठीक है। 7750 यहां पर भी आएगा 7750। अब यहां पर आपके पास करंट लायबिलिटी है 5 लाख का, आपके पास लॉन्ग टर्म डेट है 50 लाख का। बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका इक्विटी अमाउंट 22 लाख 50,000। माय डियर फ्रेंड्स, बैलेंस शीट रेडी है। रिजर्व दिया रहेगा तो अलग दिखा दो, और क्या है? डिटेल्ड बैलेंस शीट दिखाना। रिजर्व दिया है क्या? नहीं दिया है, तो बस आपने जैसे अभी बताया वैसी बैलेंस शीट बनेगी। कोई शक? 14th वाला ये जो है ना क्वेश्चन, ये आपके एक अलग कंसेप्ट पर बेस्ड है। इसको बोलते हैं डुपॉन्ट कंट्रोल चार्ट। क्या बोलते हैं? डुपॉन्ट कंट्रोल चार्ट। वहां पर लिखो, आपने पढ़ा भी होगा ये डुपॉन्ट मॉडल। नहीं, नाम पढ़ा होगा ना डुपॉन्ट, आपको लगा होगा पता नहीं क्या है ये। कुछ लोग तो उसको कॉप डुगलस पढ़ रहे थे, पता नहीं कहां। डुपॉन्ट और कॉप डुगलस का कोई संबंध नहीं है भाई। डुपॉन्ट ये यूएस की कंपनी है डुपॉन्ट, और इन्होंने पहली बार ये कंट्रोल चार्ट डेवलप किया, इसलिए इस कंट्रोल चार्ट का नाम है डुपॉन्ट कंट्रोल चार्ट। ये कंसेप्ट का नाम है डुपॉन्ट। ये सिलेबस में आपके सिर्फ नाम के लिए इंक्लूडेड है। आज तक सिलेबस में इंक्लूड होने के बाद से लेकर अब तक एक ही बार एग्जाम में आया है, वो भी मेरे एग्जाम में आया है। इस पर मॉड्यूल में इतना सा पैराग्राफ था, और मेरे एग्जाम में डायरेक्ट 10 मार्क के लिए क्वेश्चन था प्रैक्टिकल। डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन था 10 मार्क के लिए, बट ऑब्वियसली मैंने छोड़ दिया। पहले बचा हुआ क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व किया, फिर इसमें जो भी नाम से कुछ कर पाया उतना करके छोड़ दिया। ठीक है, आई एम श्योर आप मेरे को एक भी नहीं मिला होगा, और 1 या 2 मार्क मिले भी होंगे तो भी वो तुक्के में मिल गए। बट एटलीस्ट मैंने इसको बीच में अटेम्प्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे जो आता था उसके पूरे मार्क्स मिले। सही है ना? तो अपने को आता है वो पार्ट पे अपन फोकस करने का, जो नहीं आता है वो अपने लिए नहीं होता है। अभी अभी जो मैंने आपको स्कोर बोला, वो आपने बोला ओ वाओ सर 81 मार्क्स का। अब मुझे बोलो 81 मार्क्स का अगर स्कोर आ रहा है, इसका मतलब उसको कितना रिस्क लेने का अलाउड है? 19 मार्क का रिस्क लेना अलाउड है ना, तो 19 मार्क का वो छोड़ भी सकता है ना। 81 अटेम्प्ट करके 81 भी मिलते हैं, मालूम है आपको। बट ऑब्वियसली उसके लिए जिगर होना चाहिए 19 को छोड़ने का। अपना प्रॉब्लम क्या, अपन वो 19 पे ध्यान देते और 81 छोड़ देते। 81 में से फिर बैंड बच बच के आपको 45 मिलते, और आप क्या बोलते हैं, नहीं यार मगर वो 19 मार्क्स का बहुत टफ था यार, है ना। मुझे 45 मिले वो अलग बात है, मगर हमारा पेपर क्या टफ था पता है। वो 19 मार्क के 2 क्वेश्चन आए थे अलग अलग, एक 10 मार्क का था, एक 5 मार्क का, एक 4 मार्क का। टोटल तो 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने कभी देखे नहीं। छोड़ दे 19 मार्क्स, छोड़ दे। 81 में से 81 आया क्या? नहीं, उसमें से 45 आया है। और रो रहे किस पर? 19 पर रो रहे। तो विनोद सर एक्चुअली एक सेंटेंस बहुत अच्छा बोलते हैं, मालूम है क्या, कि वो 19 पे रोने का अधिकार किसको रहता है? जो 81 में से 81 ला रहा है उसने रोना चाहिए। नहीं वो 19 बहुत टफ था। अपने को प्रॉब्लम क्या है ना, वो 19 आता ना, इधर के 81 में से कुछ आ रहे, इधर आया 45, एग्रीगेट में फेल है ना, मगर रो रहा क्या? 19 मार्क्स टफ थे। सो इट्स ऑल हियर।
अपना माइंडसेट रेडी करो। अभी ध्यान दो, ये जो 14th क्वेश्चन है ये डुपॉन्ट कंट्रोल चार्ट पे होता है। अब ये डुपॉन्ट कंट्रोल चार्ट क्या है, तो इन्होंने एक अजीबोगरीब फॉर्मूला बनाया जो आपको आपके फॉर्मूला बुक में अपडेट कर कर याद रखना पड़ेगा। ये मल्टीप्लायर के कंसेप्ट पर बेस्ड है। बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि इसके आने के चांसेस एग्जाम में बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए मैंने इसका आपके नो नोटबुक कॉन्सेप्ट में एक भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया। बट आपके नो नोटबुक कॉन्सेप्ट में आपके इस पे थ्योरी कवर्ड है। एक मिनट आओ, उस थ्योरी में आपके फॉर्मूले भी दिए हुए हैं। विनोद सर तो हर बात सही बोलते हैं। हाँ भाई, विनोद सर हर बात सही बोलते हैं, बस इंप्लीमेंट करो उसको। बोलता मैं आपको, पेज नंबर जो है 116 पे मैंने बहुत ही अच्छे एक डायग्राम के थ्रू से समझाया आपको। ओके, समझने लायक कुछ नहीं है, वो अलग बातें, बट डायग्राम के थ्रू समझाया है। ये डायग्राम जो है ये आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का वैसे के वैसे डायग्राम यहां पर रखा है, कुछ अलग मेरा क्रिएटिविटी इसमें नहीं था, बट सुन लो अच्छे से। ये डुपॉन्ट कंट्रोल चार्ट जो कंसेप्ट है ये बोलता है कि आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी, इट इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इक्विटी मल्टीप्लायर, तीनों का प्रोडक्ट। किन तीन चीजों का प्रोडक्ट है? नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट्स टर्नओवर एंड इक्विटी मल्टीप्लायर। इससे क्या मिलता है? रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता है। मैं आपको सच बताऊं तो इसका डेरिवेशन नहीं बता सकता, बट इसका नॉर्मल एक कंसेप्ट बता सकता हूं आपको कंसेप्चुअली समझने के लिए। मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं बोल रहा मैं, कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूं इस फॉर्मूले का। सुनना है? एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है दोस्तों? एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? मैंने फॉर्मूला नहीं पूछा आपको। टर्नओवर रेशियो क्या होता है वो दिखाता है कि आपने बिजनेस में कितने एसेट्स लगाकर कितना सेल्स जनरेट किया। करेक्ट? अच्छा, वो जो एसेट्स लगाया उसमें इक्विटी वालों ने भी लगाया, डेट वालों ने भी लगाया, तो इसलिए उसका मल्टीप्लायर कैसे मल्टीप्लाई किया? इक्विटी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अपने को रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए। अब अपने को क्या मिल गया? ऐसे एसेट्स जो फंडेड बाय इक्विटी भी है। करेक्ट? एंड नाउ उस पर हम क्या कर रहे हैं? अभी बोलो मुझे। अपने एसेट्स लगाया और एसेट्स लगाकर क्या जनरेट किया? सेल्स। और सेल्स क्या आपका प्रॉफिट होता है क्या? नहीं, सेल्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे नेट प्रॉफिट मार्जिन से तो कहने से प्रॉफिट निकलेगा। कंसेप्ट समझा क्या? ध्यान से सुनो। पहले इक्विटी मल्टीप्लायर भूल जाओ 2 मिनट के लिए। पहले बताओ मुझे कि एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो। सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई करो, और नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। क्या हुआ? सेल्स कैंसिल हुआ। ऑल ऑफ यू, सेल्स कैंसिल हुआ, और आपके टोटल एसेट्स के सामने आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो वो दिखा। कुछ समझा? विजुअलाइज हो रहा है क्या? तो सेल्स आपका जो सेल्स है डिवाइड बाय टोटल एसेट्स किया, इनटू आप नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला लगा रहे हो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। अब क्या हुआ? इधर का डिनोमिनेटर उधर का न्यूमरेटर कैंसिल हुआ, सेल्स। इधर का डिनोमिनेटर क्या था? टोटल एसेट्स। उधर का न्यूमरेटर क्या था? नेट प्रॉफिट। तो आपके टोटल एसेट्स के सामने आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। समझा? बिजनेस में कितना लगाया और प्रॉफिट कितना आया। मगर अपने को पूरा लगा हुआ पैसा नहीं चाहिए, इक्विटी वालों को रिटर्न जो मिल रहा है वो चाहिए, इसलिए अपन ने इसको मल्टीप्लाई किससे किया? इक्विटी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया। तो अपने को क्या मिलेगा? रिटर्न ऑन इक्विटी मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? रिटर्न ऑन इक्विटी मिलेगा। मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो वैसे के वैसे आएगा, नंबर्स के साथ भी आ सकता है। ये लोग इतना भी कष्ट नहीं लेंगे नंबर चेंज करने का, और कष्ट लिए भी तो या तो नंबर वो आधा करते या तो डबल करते, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखते लाइफ में। ठीक है? तो अगर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है ऐसे कैसे, तो नंबर सिर्फ डबल या
आधे हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन के तौर पे इधर भी दिखाया है आपके टेक्स्ट बुक में, और सेम आपके क्वेश्चनियर में भी रिपीट किया, ताकि आप जो भी रिवाइज कर रहे हो डबल हो जाएगा आपका। दो जगह एटलीस्ट आप इसे देख रहे हो तो आप एक जगह तो भी उसे अच्छे से कवर कर लोगे। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। आपका XYZ का डिटेल्स ऐसा है कि कंपनी का रेवेन्यू दिया हुआ है, कितना रेवेन्यू दिया हुआ है, 29,261। ये कंपनी का रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, सेल्स होता है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, सेल्स होता है। और उसके बाद दोस्तों नेट इनकम है, ये नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट। एवरीवन, ये क्या है, एसेट्स। क्यों एसेट्स चाहिए अपने को, एसेट्स टर्नओवर रेशियो है ना, इसलिए अपने को चाहिए एसेट्स। और शेयर होल्डर्स इक्विटी कितना है, 13,572। ये आपका क्या मिल गया आपको, शेयर होल्डर का इक्विटी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, हियर रिटर्न ऑन इक्विटी एज पर डुपॉन्ट मॉडल विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज नथिंग बट नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। जैसे कि हमने बोला था एनपी रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 बोलते हैं ना अपन, बस उन्होंने उसको मार्जिन वर्जिन वर्ड यूज किया है। कितना है आपका नेट इनकम, कितना है, एंड कितना है आपका रेवेन्यू, 29,261 इंटू 100 कर लो, 14.39% आपका क्या आया, नेट प्रॉफिट। नीचे लिख देता हूं, समझा यहां तक ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाला, वैसे ही आप एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकाल लो। आपके एसेट्स कितने के, 27,987 बराबर। आपके एसेट्स है 27,987। उसके सामने आपने सेल्स कितना किया, रेवेन्यू कितना है, 29,261। आपका एसेट्स टर्नओवर रेशियो कितना हुआ, 1.05। ऑल ऑफ यू, क्या बन गया ये एनपी का रेशियो हो गया, ये एसेट्स का टर्नओवर रेशियो हो गया। ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब क्या बचा, इक्विटी मल्टीप्लायर बचा। इक्विटी मल्टीप्लायर मतलब क्या भाई, पूरे एसेट्स में आप, सॉरी, इक्विटी के सामने टोटल एसेट्स कितने हैं, इक्विटी वालों के पैसों के सामने टोटल एसेट्स कितने हैं। तो अब आप बोलो, सपोज इक्विटी वालों के पैसे 50% है, या चलो रुपीस ले लेते 2 मिनट के लिए, सोचते इधर का फिगर 2 मिनट साइड में रखो। आप बोलो कि पूरे एसेट्स अगर आपके 10,000 के, उसमें से इक्विटी वालों का फंडिंग है 4,000, तो आप क्या बोलोगे, 10,000 बाय 4,000 मतलब 4,000 के सामने टोटल एसेट्स कितने, 10,000 के। 4,000 आपके पैसे थे इक्विटी वालों के, उसके सामने टोटल एसेट्स कितने के थे, 10,000 के थे। वैसे कंपैरिजन आप इधर कर सकते हो, आपका इक्विटी मल्टीप्लायर के लिए आपका पूरा पैसा कितने का है, जितने के एसेट्स है, जितने के एसेट्स है, कितने के एसेट्स है। तो आई एम राइटिंग हियर इक्विटी मल्टीप्लायर फॉर यू। पूरे एसेट्स कितने के बोलो, 29,27987। उसके सामने इक्विटी वालों के पैसे 13,572। तो ये क्या दिखा रहा है आपको रेशियो, आंसर कितना है, 2.06। इसका मतलब क्या हुआ मन में, इक्विटी वालों ने जितना पैसा लगाया उसके सामने 2.6 का टोटल पैसा है, मतलब एसेट्स है। इक्विटी वालों के पैसों के सामने टोटल एसेट्स कितने, 2.6 के। कैन वी से, इसका मतलब जितने इक्विटी वालों ने पैसे लगाए उसके डबल एसेट्स, जितने इक्विटी वालों के पैसे है उसका डबल एसेट्स है। इक्विटी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब समझता क्या, कितने मल्टीपल वैल्यू है। मल्टीप्लायर मतलब समझता कितने मल्टीपल वैल्यू हुआ। तो इक्विटी वालों के सामने एसेट्स की वैल्यू कितने मल्टीपल की है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द होल थिंग। तो अब आपको करना क्या है, बस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। आपका एनपी रेशियो कितना है, 14.39। आपका एसेट्स टर्नओवर रेशियो 1.05। आपका इक्विटी मल्टीप्लायर 2.6। मल्टीप्लाई कर लो तीनों को, 31.2 आना चाहिए। मतलब आपने राउंड ऑफ किया इसलिए, बट 31% आपका क्या आता है, 31% क्या आता है, आरओई। आरओई के लिए क्या करना पड़ा,
सबसे पहले फ्लो में समझाता हूं, अभी ध्यान से सुनो, पूरा फ्लो में समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। इक्विटी वालों के पैसों के सामने टोटल पैसा कितना था, टोटल एसेट्स लगाकर कितना सेल हुआ, और उस सेल के सामने कितना प्रॉफिट हुआ। अब फ्लो समझा ऑल ऑफ यू? अब थिंकिंग क्लियर हुई? कुछ चीजें पेशेंस रख के समझती है, पहले लिंक लगाना पड़ता है, फिर एक साथ बताना पड़ता है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं बोल सकता था, आपको पता नहीं चलता था। हम आंसर निकालने के बाद ये डिस्कस कर सकते हैं। फिर से सुनो, इक्विटी वालों के पैसों के सामने टोटल पैसे कितने, एसेट्स, पूरे एसेट्स बिजनेस में लगाकर कितना सेल हुआ, और कितने सेल के सामने प्रॉफिट कितना हुआ। अंडरस्टूड? तो दिस इज व्हाट, सब चीजें कैंसिल होकर डायरेक्टली बन रहा है इक्विटी वालों के पैसों के सामने कितना प्रॉफिट हुआ। समझे? तो दिस इज द लॉजिक, इसलिए इसको बोल रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। कौन सा कंसेप्ट है ये? डुपॉन्ट, डुपॉन्ट कंट्रोल चार्ट बोलते हैं, डुपॉन्ट कंसेप्ट बोलते हैं इसको। बोलिए फॉर्मूला क्या था इसका विदाउट देखे? नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट्स टर्नओवर रेशियो इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। व्हाट इज इक्विटी मल्टीप्लायर? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी इनटू व्हाट इज एसेट्स टर्नओवर रेशियो? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, बराबर, एंड इनटू नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, सेल्स कैंसिल, टोटल एसेट्स कैंसिल, डायरेक्टली इक्विटी वालों के पैसों के सामने प्रॉफिट क्या। समझा? एनी डाउट? तो अगर आपको समरी बताना है तो इधर लिख दो, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स इनटू टोटल एसेट्स अपॉन इक्विटी। टोटल एसेट्स कैंसिल, सेल कैंसिल, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वो रिटर्न है तो लास्ट में इंटू 100, लास्ट में इंटू 100। कंसेप्ट क्या बोलते हैं इसे? डुपॉन्ट, डुपॉन्ट कंट्रोल वाला कंसेप्ट है ये। आरओई का लॉजिक है, डुपॉन्ट मॉडल बोल दो इसको। ये यूएस बेस्ड कंपनी थी डुपॉन्ट, जिन्होंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट यूज किया था, इसलिए इसको बोलते हैं डुपॉन्ट मॉडल। डन? हो गया? हमारा रेशियो एनालिसिस यहां पर कंप्लीट होता है। ब्रिलियंट। आज आपको सुनिए, पहले सुन लीजिए अच्छे से। आपके पास कैपिटल बजटिंग के कितने क्वेश्चन है? 18 है। सुनिए अच्छे से, अभी 17 है, कोई बात नहीं, 17 नजर आ रहे हैं मुझे। कोई नंबरिंग अगर गलत हुआ रहेगा तो 18 रहेगा। तो 17-18 जितने भी क्वेश्चन है आपके कैपिटल बजटिंग में, सुनिए, आपका ये डिस्कशन हम लोग कल कर आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसके 2 रीजन है। पहला रीजन है आज एब्सेंटिज्म है, तो इनको सजा मिलनी चाहिए भाई। ओके, माफ करो, माफ करो। सुनिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपका टेस्ट वैसे भी मंडे की जगह ट्यूसडे पे पोस्टपोन हुआ है, इसीलिए और आपका कैपिटल बजटिंग विथ रेशियो जो है, मैं आपका ट्यूसडे को जिस दिन टेस्ट रहेगा उस दिन रिवीजन करूंगा। मेरा रिवीजन जो है ना वो फिनिशिंग टच रहना चाहिए आपके लिए, डिपेंड नहीं चाहिए उस पर। आपके ऊपर जो भी केक बना है उसका आइसिंग ऑन द केक होना चाहिए। मेन केक आपका प्रिपरेशन है, तो भाई आपके प्रिपरेशन आप अभी से कर लो। आपके पास कुछ ही टाइम है और आपको करना क्या है? रेशियो एंड कैपिटल बजटिंग का ईच एंड एवरी सम सॉल्व करके निकालना है।
कर लोगे ना? आपका टेस्ट ट्यूसडे को है, और उससे पहले रेशियो एंड कैपिटल बजटिंग दोनों का क्वेश्चन डिस्कशन कंप्लीट चाहिए आपका। पूरा डिस्कशन कंप्लीट चाहिए मतलब सॉल्व करके चाहिए आपके नोटबुक में। चलिए हम लोग नया टॉपिक जो शुरुआत कर रहे हैं अभी, उसका नाम है डिविडेंड डिसीजंस। आ जाइए अगले टॉपिक पर आ जाइए। देखा भी मिलेगा आपको, लेक्चर के एंड में मिलेगा। आज लेक्चर के एंड में तोड़ दे तू। अभी टेस्ट तक भी टिका के मत रखे, एग्जाम तो दूर की बात है पूजा। ब्रेक लेते एक 10 मिनट का। नया टॉपिक जो है ब्रेक के बाद शुरू करते हैं, ठीक है? तो अभी सुनिए, जब अभी ब्रेक होगा उसके बाद कोई ब्रेक नहीं रहेगा, और मेरा ही लेक्चर है 7 सवा 7 तक, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। एक 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए बाय 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 बाय।